नमस्कार, एफएम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूक्रेन से भारत वापस आए छात्रों से बातचीत की है। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 33 नए मेडिकल कॉलेज और 2 नए एम्स अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। अगले 1 साल में राज्य के हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होगा। सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत करते हुए आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी गोरखपुर के निवासी हैं, तो इसलिए भी मैंने कहा भाई आप लोगों से एक बार मैं मुलाकात कर लो। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं। और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया। आप सबका यूपी चुनाव की मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ 4 और नेता भी शामिल रहे। ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा था ये पूरा प्रतिनिधिमंडल। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव को अभी आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आए हैं। और उन्होंने, कह सकते हैं कि जिस तरह से धांधली को लेकर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, बीजेपी को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर उन्होंने बात कह दी। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक मोहम्मद अमीन साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी को लेकर, और अब वाराणसी में एक ईवीएम जो मिली है उसे लेकर समाजवादी पार्टी के स्वर मुखर होते नजर आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप सर लगा रहे हैं।
भाई उनको तो आरोप लगाना ही चाहिए, ये तो मैं कहता हूँ चुनाव आयोग पर। इससे पहले ममता बनर्जी जी लगाया तो क्या पाया, इसके बाद मैं कहता हूँ यही अखिलेश यादव है। जब मायावती की सरकार थी तब ये 2012 में आए थे तो कौन था, ये इलेक्शन कमीशन ही था जिसने इनको जिताया था, और कहीं पे बेईमानी नहीं होने दी, तब इनको बेईमानी नजर नहीं आई। अब सवाल इस बात का है ना कि बिल्ली को जो है ख्वाब में सपने में चूहे नजर आते हैं। तो सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की एक पुरानी समझी सोची साजिश है विपक्षी दलों की, या इस तरीके से हरकत करना ठीक नहीं है। एक समझदार आदमी। लेकिन अमीन साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के पर्पस से ले जाई जा रही थी, तो उनकी तरफ से आरोप ये भी है कि पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं किया गया, अगर ऐसा कुछ था भी तो। नहीं, ये इन्होंने कोई नौकरी नहीं की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आते हैं, इनको बताया जाता है कैसे क्या होता है हमारे यहाँ काम। और जहाँ तक सवाल है ट्रेनिंग का, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले होता है फर्स्ट लेवल चेकअप मशीन। जो हमारी फर्स्ट लेवल चेकअप मशीन होती है, उस वक्त भी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इतना निष्पक्ष है कि सभी को बुलाता है जब मशीनों की सफाइयाँ होती है उस दिन से, और बताता है, हर एक की राय लेता है। ऐसा नहीं है हमेशा। जहाँ तक सवाल ये डमी जो मशीनें थी हमारी ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन में, ये बताएं कि बैलेट पेपर, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है, पोलिंग मशीन है जो हमारी पोल होने के बाद वो इधर से उधर गई हो, तब मैं मानता हूँ इस बात को। मैं इन बातों को सिरे से खारिज करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि शायद इनको ज्यादा बहुमत नहीं मिल रहा है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसका ये ठीकरा हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो अमीन साहब, आप साफ शब्दों में यही कह रहे हैं, क्योंकि अब कल चुनावी नतीजे सभी के सामने आने वाले हैं, एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है उसकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के मन में शंका पैदा हो और ईवीएम को ही टारगेट फिर से किया जा सके। इलेक्शन कमीशन इस बात की कभी पुष्टि नहीं करता। शायद इनको ये पता है, इनके पिताजी भी ईवीएम के मशीन से ही मुख्यमंत्री थे, ये भी मुख्यमंत्री थे, ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ऐसा नहीं है। और इनके इससे पहले भी जो स्थिति थी या जिस किसी की भी थी, इस तरह का विपक्षी दलों को, इलेक्शन कमीशन को जो निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, उस पर ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ, और ये अपनी हताशा का शायद ये दिखा रहे हैं साहब, जिस तरीके से हमारी ममता जी ने किया था, और जब इलेक्शन जीत चुकी उसके बाद उन पर कोई आरोप की बात नहीं है। वो बाई इलेक्शन भी लड़ी तब भी अब शांति से रह रही है वहाँ पर एज ए मुख्यमंत्री। अमीन साहब, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार का ही है ये हर बार का है कि ईवीएम को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हों, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी भले ही अखिलेश यादव के आरोपों का मजाक बना रही हो, लेकिन ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी नहीं उठाया था। आपको याद हो तो साल 2009 में जब बीजेपी के गठबंधन को सत्ता नहीं मिली थी तो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उस दौरान ईवीएम के साथ जाने वाली जो धोखाधड़ी थी उसे लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। तो यानी कि हमेशा ईवीएम को ही लेकर क्यों इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं? मैडम, मैं बीजेपी और विपक्षी दलों की बात नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हर समय और हर बार ये देखा गया है कि विपक्षी दल हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिंगर करते हैं, उंगली उठाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का, जनता अब समझ चुकी है, हर चीज है इसके सामने, किसने क्या किया है उसी हिसाब से फिंगर, जो उंगलियां हैं उसी हिसाब से बटन पे दबती हैं, और उसी हिसाब से उनको वोट मिलते हैं। कोई हेराफेरी कर नहीं सकता। ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, इस मशीन को ब्लेम देना उचित नहीं है। ये जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है, उतना कैलकुलेटर में आप लिखेंगे, बटन देंगे, उतने ही उसका वो टोटल आएगा। इसी तरीके से और एक जगह पे इतनी विश्वसनीयता होनी चाहिए इन लोगों को, और ये बेशर्म लोग हैं इस तरह की अगर बात करते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया शुरू होती है, हर दल के लोगों को बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, जहाँ सिग्नेचर की आवश्यकता होती है सिग्नेचर कराई जाती है। और आज की डेट में इलेक्शन कमीशन इतना निष्पक्ष है कि हर चीज की वीडियोग्राफी कराता है। और आपको आज बता दें, अगर इलेक्शन हमारा केरला या पहाड़ों में चल रहा है तो हमारे कंट्रोल रूम में उसका बिल्कुल कैमरा शो कर रहा है, लगे हुए हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है। लेकिन सर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो उस कैमरा एक्सेस को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक पर डिस्कशन में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे। उनका तो ये भी कहना रहा कि कैमरा एक्सेस दिया गया है, स्ट्रांग रूम में भले ही कैमरे की निगरानी हो, लेकिन मोबाइल पर जो कोड दिए गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर वो कैमरा एक्सेस की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियोग्राफी देख नहीं पा रहे हैं। तरह तरह की सवाल, तरह तरह की चीजें, क्या सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर मतगणना से पहले इस तरह के माहौल को पैदा करने के लिए, माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है?
भाई अब देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि इनका क्या हाल होने वाला है, किसकी दल का या किसके कितने वोट मिलने वाले हैं, कितनी सरकारें मिलने वाली है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, जो मैंने वहाँ पर सेवाएं दी है और वहाँ का जो मैंने देखा है, मैं FLC भी कराई है, ठीक है, मैंने वहाँ पे मतदान भी कराया है और वहाँ पे मैं काउंटिंग भी कराई है जी। इस तरह की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है ठीक है, जहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जा सकती है। ठीक है अमीन साहब, एक हताशा और निराशा शो करती है उन दलों की, उन लोगों की जो इलेक्शन कमीशन के प्रति इस तरह के आक्षेप लगाते हैं। ठीक है अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन पूरी निगरानी और पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराता है। कल मतगणना होने वाली है, एक ही दिन का समय बचा है और ऐसे में अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में एक ईवीएम गाड़ी में ले जाते समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर भी निशाना साधा, चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल उठाए। और वाराणसी के पूर्व सांसद पर लोगों पर असंसदीय टिप्पणी किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि पूर्व सांसद के साथ कांग्रेस के कैंट विधानसभा के प्रत्याशी राजेंद्र मिश्र, प्रमोद कृष्ण और मोहन प्रकाश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समर्थकों को संबोधन देने के दौरान गुजरात के लोगों पर पूर्व सांसद द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जिसे लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं पूर्व सांसद समेत 3 लोगों के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज है। और मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि आरोपियों के पास से लूटे गए सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता कर सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 11 जनवरी को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हरथला प्रतीक बिहार के रहने वाले पिता और बेटे अपनी दुकान पर बिशनपुर लोदीपुर में स्थित बालाजी ज्वेलर्स पर जा रहे थे कि रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पिता और बेटे के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बरेली के नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी में आज सुबह तब हंगामा हुआ जब नगर निगम की कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिले। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सपा पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी संख्या पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो कूड़े की गाड़ी में ये पेपर से भरे 3 संदूक मिले। मतगणना स्थल पर पूरा बवाल ये मचा है। उस समय की ये तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि कल यानी 10 तारीख को मतगणना होनी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर मतगणना में गड़बड़ी की कोशिश का आरोप लगाया था, जिसे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए।
ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला एमवाई फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, एमवाई मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधा सीधा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि 10 मार्च से पहले ही, यानी नतीजे सामने आने से पहले ही अखिलेश यादव अब परेशान से नजर आ रहे हैं और 10 तारीख को वो कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। बढ़ते आगे गाजीपुर में यूपी विधानसभा 2022 चुनाव के लिए मतगणना 10 मार्च को शुरू होगी। उसी दिन रिजल्ट भी सभी के सामने होंगे। और बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर के जंगीपुर नवीन मंडी में मतगणना स्थल बनाया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर सभी रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है कि प्रत्याशी अपने एजेंट की तैनाती सुनिश्चित कर लें। साथ ही बताया कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की जाएगी, जहां से सभी की चेकिंग होने के बाद मतगणना स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी MP सिंह ने सभी ये भी बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी को कहा गया है कि पूरी चेकिंग के बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर एंट्री दी जाएगी। तो सुरक्षा के चाक चौबंद पूरे कर लिए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। DM खुद पहुंचे गाजीपुर में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के लिए। तो 10 तारीख को चुनावी नतीजे सभी के सामने होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में ये चुनाव संपन्न हुए हैं और ऐसे में 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियां हर जगह शुरू हो गई हैं। गाजीपुर की तस्वीरें अभी आपको दिखाई। ऐसे में संभल की अगर बात की जाए तो संभल की काउंटिंग के मद्देनजर पुलिस की सुरक्षा के संबंध में संभल के SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। 2 कंपनी CIF की और थानों की पुलिस अलग से तैनात रहेगी। बताते चले कि 10 मार्च को आगरा मुरादाबाद जो रूट है वो डाइवर्ट रहेगा। विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के लिए माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर रहेगी। इनमें जो उसके सामने का हाईवे है उस पर रूट डाइवर्जन रहेगा, जिसके लिए 9 तारीख को सभी प्रमुख अखबारों में उसको निकाला जाएगा। उसके हिसाब से जनता को एडवाइस किया जाएगा कि उसके हिसाब से अपना रूट डाइवर्ट रखें। यहाँ पर जो प्रत्याशी आएंगे उनको कोई भी विजयी जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ में उनके जो समर्थक आते हैं उनको भी पीछे लगभग 100 मीटर के पीछे एक बैरियर लगाया गया है, वहाँ पर रोका जाएगा।
इस पूरी व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ 3 डिप्टी एसपी, 2 कंपनी सीएपीएफ, 2 कंपनी पीएसी और साथ में लगभग 10 थानों का फोर्स व्यवस्था में लगाया गया है। पुलिस इस चीज के लिए पूर्णतः तत्पर है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग सकुशल और शांतिपूर्वक इस मतगणना को संपन्न कराएंगे। मतगणना के लिए माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पुलिस की तरफ से पूरी उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्म न्यूज।